हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। अब आप 11th में आ चुके हैं और आप पूरा मन बना चुके हैं बायोलॉजी स्टडी करने का। क्यों? क्योंकि तभी आपने क्लास ज्वाइन की है। तो बायोलॉजी हमें क्यों पढ़नी चाहिए? आज फर्स्ट क्लास है तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी ज़रूर होगा। आप बायोलॉजी सिर्फ इसलिए मत पढ़िए कि मुझे बायोलॉजी एक सब्जेक्ट के तौर पे लिया है मैंने, ठीक है। बायोलॉजी को इसलिए पढ़िए कि एक तो मुझे इसकी डेप्थ में जाना, मुझे समझना है बायो मीन्स क्या होता है, ठीक है। कोई भी पढ़ाई हम क्यों करते हैं, सिर्फ पर्पस ये नहीं है कि मुझे एक सर्विस चाहिए, ठीक है। पर्पस ये है कि हम क्या अच्छा काम करते हैं उस पढ़ाई को कर कर, ठीक है। पेट भरने के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम पढ़ाई करते हैं तो वो हमारे अंदर एक तो हमारे बिहेवियर में चेंज लाए, दूसरा हमारे कैरियर में चेंज लाए। तो बायोलॉजी पढ़ने का पर्पस क्या है हमारा? एक तो इस सब्जेक्ट की डेप्थ में जाना, और हम इस सब्जेक्ट की डेप्थ में जाकर के फ्यूचर में क्या मैनकाइंड के लिए अच्छा कर सकते हैं, यानी क्या हम ह्यूमन के लिए और अच्छा कर सकते हैं। जैसे आज पूरी दुनिया, ओनली इंडिया नहीं, पूरी दुनिया कोरोना वायरस से एफ्लिक्टेड है, पीड़ित है, परेशान है। तो आज हम सब साइंटिस्ट की तरफ देख रहे हैं। हम आज सब उन डॉक्टर, उन साइंटिस्ट की तरफ नज़र उठाकर देख रहे हैं जिन्होंने कभी जीवन में बायोलॉजी स्टडी करी थी। आज अगर हमें ह्यूमन जाति को, ह्यूमन मैनकाइंड को अगर सेव करना है तो हमें उनके ऊपर डिपेंड है या नहीं है जिन्होंने बायोलॉजी को स्टडी किया है। पर हम ये नहीं कह रहे कि और ब्रांच अच्छी नहीं है, पर हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो आज हम सब चाह रहे हैं कि साइंटिस्ट कोई ऐसी वैक्सीन, कोई ऐसी मेडिसिन बनाए कि हम इसकी ग्रोथ को कंट्रोल करें और अपने आप को हम बचा लें। तो ऐसी ये कल जिम्मेदारी हमारी भी होगी। आज हम बेशक 11th में हैं, कल हम भी हायर एजुकेशन गेन कर लेंगे और उसके बाद हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो ऐसे नए नए पैथोजेंस, ऐसे वायरस, ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे प्लांट्स को, हमारे एनिमल्स को, इवन हम ह्यूमन को जो ख़त्म कर रहे हैं, जो लगातार उनको डैमेज कर रहे हैं, कैसे हम इनकी लाइफ को सेव करें। तो बायोलॉजी पढ़कर आप बहुत ऊंचाइयों पर जा सकते हैं। हो सकता है फ्यूचर में कोई ऐसी मेडिसिन या कोई वैक्सीन बना दें। आज HIV का भी कोई हम पर पेटेंट इलाज नहीं है। पेटेंट मीन्स कोई कन्फर्म इलाज नहीं है। कोरोना तो आपके सामने ही है बिल्कुल। तो फ्यूचर में हमें क्या करना चाहिए, इस तौर पर आपको बायोलॉजी को स्टडी करना चाहिए, बल्कि हर सब्जेक्ट को करना चाहिए। खाली ये नहीं कि पेरेंट्स ने कहा बायोलॉजी स्टडी कर लो तो बायोलॉजी ले ली, किसी दोस्त ने कहा बायोलॉजी भी एक सब्जेक्ट है, चलो यार इसे ही ले लेते हैं। पर्पस ये नहीं होना चाहिए। पर्पस हमारा कुछ ब्रॉड होना चाहिए, ठीक है। आज फर्स्ट क्लास है तो बी पॉजिटिव। आप बिल्कुल पॉजिटिव रहें कि आप जो चाहेंगे आप वही बनेंगे, याद रखिए, ठीक है। जो आप चाहेंगे, जो आप सोचते हैं वही बनते हैं, बशर्त बट कंडीशन है कि आप हार्ड वर्किंग हो, आप बिना थके काम करते हो। तो जो लगातार अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता रहता है, एक एक करके कदम बढ़ाता रहता है, उसे मंजिल हासिल होके ही रहेगी। जो सिर्फ सोचकर रह जाएगा, अगर हम सोचकर रह जाएं और हार्ड वर्क ना करें, हमने सोचा चलो हम लॉकडाउन के बाद मुंबई घूम कर आएंगे, लेकिन सोच कर रह गए, ना हम रेलवे स्टेशन तक गए, ना हम एयरपोर्ट तक गए, ना हमने टिकट परचेज की, तो हम कैसे पहुंच जाएंगे? तो सोचना पहला स्टेप है, वो आप सोच चुके हैं कि मुझे साइंस पढ़नी है, मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और हो सकता है आपने मैथ भी चूज़ किया हो, ये तो और अच्छी बात हो जाएगी। तो आपने साइंस पढ़ने का विचार बना लिया है, तो विचार किसी गोल के साथ बनाए। ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कोई गोल रखें, कोई फोकस रखें कि मेरा कुछ फोकस है साइंस लेने का। सिर्फ ये नहीं कि किसी ने कहा ले लिया या मन में आया तो ले लिया। बिना फोकस के, बिना गोल के इंसान के जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हमारा कोई जीने का लक्ष्य नहीं है, उद्देश्य नहीं है, तो हम एक जानवर के समान हैं, हम एक एनिमल हैं। किसी भी एनिमल को अपना उद्देश्य या लक्ष्य नहीं मालूम, उसे नहीं पता मेरा गोल क्या है, पर हर एक समझदार इंसान को पता है मेरा गोल क्या है। तो अपना गोल सेट करें, उसे अचीव करें और हार्ड वर्क करें, ठीक है।
लेकिन समय समय पर आपका मोटिवेशन हम करते रहेंगे, क्योंकि साइंस की पढ़ाई में जगह जगह पर यानी कि कोई हमें अपसेट कर देता है, कभी हम खुद ही अपसेट हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा फ्यूचर की बातों को लेकर हम परेशान हो जाते हैं, तो हमें समय समय पर मोटिवेशंस की ज़रूरत है, पर कभी हार मानने की ज़रूरत नहीं है। कभी हम हार नहीं मानेंगे। जो एक बार डिसीजन ले ली साइंस को स्टडी करना है तो करना है, कभी अपने डिसीजन पर पछताना नहीं है, लेकिन हर डिसीजन को सोच समझ कर, ठीक है, बहुत ध्यान से सारी बातों को कैलकुलेट करके हमें हर स्टेप को उठाना चाहिए। पर स्टेप अगर एक बार उठा लें तो उसके बाद अपने डिसीजन पर पछताना कभी नहीं चाहिए और कभी हमें अपने रास्ते नहीं बदलने चाहिए। तो हम आज बायोलॉजी की फर्स्ट क्लास शुरू कर रहे हैं, बजाय इसके कि बच्चों पहला चैप्टर का नाम लिखिए। पहले हम बायोलॉजी की डेप्थ में जाते हैं, क्योंकि 10th क्लास तक हमने बायोलॉजी एक सेपरेट इंडिविजुअल सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, तब हमने बायोलॉजी ए पार्ट ऑफ साइंस की बुक पढ़ा। तो आज हमारे सामने टर्म है बायोलॉजी। अगर हम इसके स्प्लिट कर दें तो आप कहते हैं सर 2 वर्ड निकल कर आते हैं, एक बायो और एक प्लस लॉजी। हमने जो बायोज है ना, ये बायोलॉजी यानी बायोलॉजी का जो प्रीफिक्स है बायो, ये बायोज वर्ड से निकल कर आया है, और जो लॉजी है ये निकल कर आया है लोगोज से, और ये दोनों वर्ड ग्रीक वर्ड है, यानी बोथ आर ग्रीक वर्ड्स, बोथ आर ग्रीक वर्ड्स। और ग्रीक वर्ड यानी ग्रीक लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर यानी कि हम अब फ्यूचर में कोई चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि कंप्लीटली एक परफेक्ट लैंग्वेज है। इसलिए इंग्लिश के अंदर हम बहुत सारे वर्ड जाने अनजाने में ग्रीक लैंग्वेज के इस्तेमाल करते हैं, और बायोलॉजी के तो बहुत सारे वर्ड, चाहे आप साइंटिफिक नेम पढ़ेंगे, चाहे आप अदर किसी प्लांट एनिमल का डिस्क्रिप्शंस पढ़ेंगे, ग्रीक वर्ड से आपका मुलाकात होती रहेगी। तो द टर्म बायोलॉजी इज मेड अप ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स। ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना एक बायोस और एक प्लस लोगोस। बायोस मीन्स लिविंग बींग्स, और लिविंग बींग्स कौन है, यानी जिनमें लाइफ है। यानी लिविंग बींग्स कौन है, हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन लिविंग बींग है। तो आपने कहा सर इतना भी हमें नहीं मालूम होगा कि हम 10th पास कर चुके हैं। सर हमने चैप्टर ही हमारा 11th का लिविंग बींग्स है। तो लिविंग बींग्स कौन है? लिविंग बींग्स उन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं विच ग्रो, यानी जिनमें ग्रोथ है, जो ग्रो करते हैं, जिनका वेट बढ़ता है, जिनका मास बढ़ता है, जिनकी बॉडी का साइज इंक्रीज होता है, वो यानी कि लिविंग बींग्स हैं। जो रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी द लिविंग बींग्स रिप्रोड्यूस, दे प्रोड्यूस देयर यंग वंस। जो अपने यंग वंस को, अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करें, उन्हें लिविंग बींग्स कहते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, इसे रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो जो रिप्रोड्यूस करें वो लिविंग बींग्स है। लिविंग बींग्स वही हैं जिनकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म है। आपने कहा मेटाबॉलिज्म मतलब, हमने मेटाबॉलिज्म मीन्स जिनके अंदर केमिकल रिएक्शंस रन कर रही हैं। तो ऑल लिविंग सेल्स, ऑल लिविंग बींग्स रन और ऑपरेट मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो टोटल सम ऑफ जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती हैं, ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द लिविंग बॉडी आर कॉल्ड मेटाबॉलिक रिएक्शंस, एंड मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑल्सो नोन एज मेटाबॉलिज्म। तो 2 तरह की रिएक्शंस आप 11th में रहकर स्टडी करेंगे, वन इज कैटाबोलिक एंड अदर इज एनाबोलिक। एनाबोलिक में समथिंग इज प्रिपेयर्ड, इस एनाबोलिक में कुछ बनता है, ये कंस्ट्रक्टिव है। कैटाबोलिक में समथिंग इज डिस्ट्रॉयड, ये एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है जिसमें कुछ टूटता है। जैसे हम एक बिल्डिंग बनाते हैं तो ये हमारा एनाबोलिक स्टेप है, और हम एक बनी बनाई बिल्डिंग तोड़ देते हैं तो ये कैटाबोलिक स्टेप है। तो लेकिन हमारी बॉडी में बोथ एनाबोलिक रिएक्शंस एंड कैटाबोलिक रिएक्शंस ये साइमल्टेनियसली चलती रहती है। जैसे दुनिया में कुछ बिल्डिंग बन रही है तो कुछ बिल्डिंग टूट रही है, कोई दुनिया में बर्थ ले रहा है तो कोई दुनिया से जा रहा है, एक्सपायर हो रहा है, डेथ हो रही है। तो टोटल सम ऑफ एनाबोलिक एंड कैटाबोलिक रिएक्शंस इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो ये सब लिविंग के फीचर्स हैं जिन्हें हमें 11th में रह के डिटेल में जाकर पढ़ना है। इन सभी के ऊपर एक एक पेज है,
पूरा एक एक पेज इनके बारे में हमें डिस्कस करना है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी जिनके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, यानी जो सेल से मिलकर बना है। आपने कहा सेल से मिलकर बना है, इसका क्या मीनिंग होता है सर? हमने कहा आप इस बिल्डिंग को देखिए, हमने कहा इस बिल्डिंग में ये 3 रूम है, ये 3 BHK है, ये 3 रूम वाला एक मकान है, ठीक है। हमने कहा इस रूम को कौन बनाता है? आपने कहा सर 4 दीवारें होंगी सर, एक छत होगी। हमने ठीक है, हमने छत को कौन बनाता है या दीवारों को कौन बनाता है? तो आपने कहा सर अगर हम दीवारों को स्टडी करेंगे ध्यान से तो छोटी छोटी ब्रिक्स बनाती हैं, यानी कि बिल्डिंग बना है रूम से और रूम बना है ब्रिक से, और ब्रिक्स भी किससे बना है? डस्ट पार्टिकल से बनी है, मिट्टी से बनी है। तो इस कमरे की छोटी से छोटी यूनिट क्या हुई? वो ब्रिक हुई जो इस बॉडी को प्रिपेयर कर रही है। लेकिन हमारी जो ब्रिक है ये सिर्फ इस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को बना रही है, लेकिन अगर हम अपनी बॉडी को स्टडी करें, जैसे ये बिल्डिंग है ऐसे हमारी ये भी एक बॉडी है। जैसे यहाँ पर छोटी छोटी यूनिट है जो मिलकर एक बड़ा स्ट्रक्चर बना रही हैं, हमारी बॉडी को भी ऐसी छोटी छोटी स्ट्रक्चर मिलकर बना रही है, जिसे आप बचपन से सेल पढ़ते चले आ रहे हैं। सेल मतलब दैट इज इक्विवेलेंट टू ब्रिक, बोथ आर स्ट्रक्चरल यूनिट, क्योंकि दोनों बॉडी का स्ट्रक्चर बना रही हैं, ये बिल्डिंग का और ये बॉडी का। लेकिन दिस इज ओनली स्ट्रक्चरल यूनिट, सेल इज ऑल्सो ए फंक्शनल यूनिट, ये फंक्शनल यूनिट भी है, क्योंकि सेल के अंदर डिफरेंट सेल ऑर्गेनिल्स हैं। इट में कंटेन क्लोरोप्लास्ट, अगर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, अगर हम एनिमल की बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट आर एब्सेंट। इसलिए एनिमल सेल अपनी बॉडी में फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकती, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया आप जानते हैं, न्यूक्लियस आप जानते हैं, और इस विस्कस फ्लूइड को साइटोप्लाज्म को आप पहचानते हैं। और साइटोप्लाज्म की जो ये मेम्ब्रेन है प्रोटेक्टिव, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, इसे आप पहचानते हैं। तो ये एक सेल है। तो जिनकी बॉडी में सेल पाई जाती हैं वो उनका यानी कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, यानी लिविंग वही है जो सेल से मिलकर बना है। अब यहाँ पर 2 बात हो सकती हैं, कोई एक सेल से मिलकर बना, जैसे अमीबा एक ही सिंगल सेल है, हम और आप अनलिमिटेड सेल से मिलकर बने। तो जो सिर्फ एक सेल से, द ऑर्गेनिम्स यानी लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर, उन्हें यूनिसेलुलर कहते हैं। विच आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स दे आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर। तो ये दूसरा टॉपिक है कि कोई यूनिसेलुलर है कोई मल्टीसेलुलर है, लेकिन लिविंग वही है जो सेलुलर है, यानी जिसके पास कम से कम एक सेल जरूर है। तो आपको याद आ रहा होगा 10th क्लास तक आपने पढ़ा होगा कि लिविंग जो वायरस है ना लिविंग में रख सकते हैं ना नॉन लिविंग में रख सकते हैं क्योंकि ये लिविंग में क्यों हम प्लेस नहीं कर सकते वायरस को? क्योंकि इसके पास सेल नहीं है, इसके पास जस्ट एक प्रोटीन की कवरिंग है, ये प्रोटीन की कवरिंग है और अंदर सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल कुछ वायरस में डीएनए होता है तो कुछ में आरएनए होता है। तो धीरे धीरे आप बायोलॉजी स्टडी करेंगे तो आप इनके भी एग्जाम्पल स्टडी करते चले जाएंगे कि डीएनए किस में होता है, आरएनए किस में होता है, जिसमें आरएनए होता है उन वायरस को क्या कहते हैं। लेकिन इसमें कोई साइटोप्लाज्म नहीं है, कोई अदर सेल ऑर्गेनिल नहीं है, इसके अंदर अपनी कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं है, और जिसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं है वो लिविंग नहीं है, जिसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है वो लिविंग नहीं है। पर आपने कहा फिर इसे नॉन लिविंग, यानी कि जब ये लिविंग में नहीं रखा जा सकता तो आप इसे नॉन लिविंग में क्यों नहीं रख देते? हमने बट ये रिप्रोड्यूस करता है, इट एग्जिबिट्स रिप्रोडक्शन, ये अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। लेकिन कब? जब कभी ये लिविंग सेल के अंदर एंटर कर जाए तो फिर वहां पर ये उसका रॉ मेटेरियल यूटिलाइज कर कर अपनी प्रोजनी मीन्स संतान बढ़ाता है, अपने ऑफस्प्रिंग पैदा करता है। तो जो रिप्रोडक्शन करे वो लिविंग, बट ये फुल्ली ना तो लिविंग है ना फुल्ली ये नॉन लिविंग है। इसलिए वायरस इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग वर्ल्ड एंड नॉन लिविंग वर्ल्ड। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की एक कड़ी है, एक लिंक है। तो लिविंग बींग्स क्या है, ये थोड़ा सा हमने इंट्रो लिया कि बायोलॉजी टर्म इज मेड अप ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स, और बायोस का मीनिंग है
living beings, and living beings are those which possesses these main characteristics. और भी characteristic पढ़ेंगे, पर अभी आज इंट्रोडक्शन है जस्ट. लोगोस मीन्स टू स्टडी, स्टडी करना. तो बहुत आसान सा समझ में आ गया होगा कि बायोलॉजी का मीनिंग क्या है. टू स्टडी लिविंग बींग्स. तो लिविंग बींग की लाइफ की साइंटिफिक स्टडी को क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं. और ये जो टर्म है बायोलॉजी, जैसे हम किसी का नाम लेते हैं, ठीक है, चाचा जी का एक नाम है हमारे, यानी अंकल का, पापा जी का एक नाम है, इवन हमारा खुद एक नाम है, हमारी सिस्टर का एक नाम है, हमारे टीचर का एक नाम है. तो नाम किसी ना किसी ने दिया है. तो यहाँ पर भी ये बायोलॉजी टर्म किसने दी. तो हमें सिर्फ 11th का कोर्स नहीं करना कवर, कि हम सिर्फ 11th लेवल पर पढ़ाई कर रहे हैं. हमें अपना प्लस नीट का भी थोड़ा थोड़ा कवर करते हुए चलना पड़ेगा. अगर आपका एम नीट पास करना नहीं है, यानी एक डॉक्टर बनना नहीं है, तो फिर भी हमें अच्छी तरह से 11th को डेप्थ में जाकर तो पढ़ना चाहिए. हमें फॉर्मेलिटी नहीं करनी कि मुझे इंजीनियर बनना है तो मैं बायोलॉजी के साथ फॉर्मेलिटी कर दूंगा, और मुझे डॉक्टर बनना है तो मैं मैथ के साथ अगर लिया है तो फॉर्मेलिटी कर दूंगा. जो भी आपने सब्जेक्ट चूज कर लिए हैं उनमें 100% अपना दीजिए, ठीक है, बजाय इसके कि मुझे ये अच्छा करना है, ये बुरा करना है. ऐसा कुछ नहीं है. आप सारे सब्जेक्ट को, ऑल सब्जेक्ट को थोरली पढ़िए, डीपली पढ़िए, डेली रिवाइज करिए. और कोई एम आपका नहीं होना चाहिए. बस बॉडी की फिटनेस के लिए अपना 30 मिनट्स निकाल के रखिए, उसमें आप एक्सरसाइज करिए, कोई आउटडोर गेम खेलिए, वो आप सेलेक्ट करिए, पर 30 मिनट्स अपनी बॉडी के लिए रखिए. बाकी अपने कैरियर को इंप्रूव करने के लिए लगा दीजिए, कैरियर को बनाने के लिए लगा दीजिए. तो हमें थोड़ा सा नीट को भी पॉइंट ऑफ व्यू को कंसिडर करना पड़ेगा. तो ये जो टर्म दी, इस टर्म को 2 साइंटिस्टों ने कोइन किया. जैसे हमारा और आपका नाम किसी ने दिया, ऐसी टर्म बायोलॉजी भी किसी ने दी. वो कौन है, वो नीट के हिसाब से हमें ध्यान रखना पड़ेगा. पहले इसे नोट कर लीजिए जल्दी. Biology is a scientific study of life oblique living beings. एक लाइन छोड़कर, the term biology was proposed means coined, और coined means introduced, यानी देना. was proposed और coined by Jean Baptiste de Lamarck, एंड ये एक साइंटिस्ट का नाम है, एंड G.R. 3 विरेनस इन 1802. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, नीट में पूछा जा चुका है. एक लाइन छोड़कर, जिन्होंने बायोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया, बहुत ज़्यादा यानी कि लोगों को स्टडी करके मटेरियल दिया, उन्हीं को हम फादर का रिगार्ड देते हैं. तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, यानी जिन्होंने बायोलॉजी को थोरली स्टडी कर कर उसके अंदर नई नई चीज़ें हम लोगों को प्रोवाइड करी. तो फादर ऑफ बायोलॉजी, ये एक जीके का भी क्वेश्चन है, बीएड के एग्जाम में या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है. फादर ऑफ बायोलॉजी इज इक्वल टू एरिस्टोटल. तो दिस इज द फादर ऑफ बायोलॉजी. जल्दी से नोट करिए. दो लाइन छोड़कर, बायोलॉजी क्लास 11th सिलेबस. देखिए, सीबीएसई ने हमें टोटल 22 चैप्टर प्रोवाइड किए हैं 11th के अंदर, ठीक, यानी कि
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड अल्टीमेटली 22 और 11 कंप्लीट। अब जो आपका essay1 है, जो essay1 है उसमें कितना सिलेबस आता है, उसमें यूजली 9 और 10 चैप्टर्स आते हैं, यानी कि 9 भी आ सकते हैं 10 भी आ सकते हैं, बट यूजली 9 आते हैं। ठीक है, यूजली ये essay1 एग्ज़ाम में है, यानी जो आपका सितंबर में होता है। यानी कि हमें पहले 9 to 10 चैप्टर essay1 के लिए करने ही करने पड़ेंगे। हालांकि बहुत लॉन्ग चैप्टर है यहाँ पर, शुरुआत में इतने यहाँ पर नहीं है, पर हमें इतना तो निपटाना ही पड़ेगा essay1 के लिए। दूसरी बात, कुछ स्कूलों में यहाँ यानी कि essay1 में यहाँ से रिवर्स चलते हैं। वो क्यों रिवर्स पढ़ाते हैं ये तो हमें नहीं मालूम, पर वो यूजली लास्ट में ये चैप्टर कराते हैं। तो नेचुरल सी बात है, अब ये बच्चा अगर जिनके स्कूल में ये वाला पोर्शन करा रहा होगा और जब वो हमारे यहाँ पढ़ेगा तो नेचुरल उसको समस्या आएगी, क्योंकि उसे पढ़ने को कुछ और मिल रहा है और स्कूल में आने वाला कुछ और है। पर इसमें हम हेल्पलेस हैं, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि 1% स्कूल ऐसा करते हैं, वरना सभी सरकार की गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं और वो यहाँ से लेकर यहाँ तक चलते हैं, और जो सही एक सिस्टमेटिक पैटर्न है। क्योंकि सिलेबस कभी भी थाली में रखा हुआ एक हलवा नहीं है कि हम जहाँ मर्जी से खाएंगे तो एक जैसा टेस्ट आएगा। यहाँ पर जो चैप्टर अरेंज किए गए हैं वो इस बेसिस पे किए गए हैं, आप इसको स्टडी करेंगे तो ये समझ में आएगा, इसको करेंगे तो ये समझ में आएगा। ऐसे धीरे धीरे हमें यहाँ पर और अच्छा समझ में तब आएगा जब हम ये सेल डिवीजन चैप्टर स्टडी कर लेंगे, हम बायोमोलिक्यूल स्टडी कर लेंगे, हम प्लांट एंड एनिमल स्टडी कर लेंगे। अब पता नहीं क्यों लोग 1% लोग ये पहले करा देते हैं, तो उन बच्चों के लिए थोड़ी समस्या है, पर हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। हम क्या, कोई भी टीचर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो 99% स्टूडेंट को छोड़ करके 1% के लिए वो ये करा दे। पर हाँ, ओवरऑल हमें कराना सारा ही सिलेबस है, क्योंकि नीट में तो कंप्लीट आएगा। ठीक है, और किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में भी पूरा कोर्स आएगा जितने चैप्टर दिए गए हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूल में जैसे हम हर साल कहीं ना कहीं सुनते हैं 2 चैप्टर डिलीट कर दिए, 3 चैप्टर हटा दिए, वो टॉपिक हटा दिया, वो एक अलग टॉपिक है, बेशक उन्होंने हटा दिया, लेकिन इतना आप मान के चलिए कि नीट में फुल सिलेबस आएगा। तो हमें पहले essay1 में यहाँ कोशिश रहनी है कि 9 चैप्टर हमें करने ही करने हैं हर हालत में। ठीक है, नंबर 1। अब यहाँ पर जो पहले 3 चैप्टर्स हैं, इनमें क्लासिफिकेशन है प्लांट्स का और एनिमल्स का। जब हम प्लांट और एनिमल को थोरोली नहीं समझते, और प्लांट और एनिमल समझने के लिए 5th, 4th, 5th, 6th ये चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो नेचुरल सी बात है, हम इसे अच्छा कैसे समझा सकते हैं। तो इसलिए हमारा हर साल का पैटर्न है कि हम स्टार्ट करते हैं 4 से लेकर के 9 तक, 9 और 10 तक, उसके बाद फिर यहाँ से, जिससे कि हम ये अच्छा सा समझ सकें। यानी कि भाई ये थोड़ा सा चेंज हम इसलिए कर देते हैं अपने तरफ से कि जिससे हम अच्छे से अच्छा समझ सकें और समझा सकें। लेकिन हमारा कोर्स चलेगा सिस्टमेटिक ही और इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा। ठीक है, डिक्रीजिंग में नहीं चलेगा, प्रोग्रेसिवली चलेगा। ठीक है, रिट्रोग्रेसिव नहीं चलेगा, उल्टा नहीं चलेगा, सीधा चलेगा। यानी कि हमें पहले क्या स्टडी करना है, हमें स्टडी करना है 4th चैप्टर, फिर 5th, फिर 6th एंड सो ऑन, और फिर हमें आना है अच्छा सा इन्हें समझकर 1st, 2nd, 3rd पर। तो 2-3 लाइन छोड़कर, इसे भी आप प्लीज़ नोट कर लेना, 2-3 लाइन छोड़कर आप हेडिंग डालिए एनिमल किंगडम, दिस इज द नेम ऑफ चैप्टर 4th। एनिमल किंगडम को आप और हम एनिमेलिया भी कह सकते हैं, यानी दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एनिमेलिया। आपने कहा सर इसमें क्या होता है, हमने, आप पहले हेडिंग नोट कर लीजिए, फिर सब कुछ समझते हैं। आ जाइए, देखिए एनिमल किंगडम को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे की बातें समझने पड़ेंगे, बड़े ध्यान से समझने पड़ेंगे। लिविंग बींग्स क्या है ये तो आप समझ गए कि लिविंग बींग्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलोइंग फीचर्स लाइक ग्रोथ,
लाइक मेटाबॉलिज्म, लाइक रिप्रोडक्शन, लाइक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक हैं जिनसे हम लिविंग बीइंग को पहचान सकते हैं। जितने भी अब लिविंग बीइंग्स हैं, आप कहेंगे सर अगर हम इन कैरेक्टर को देखें तो लिविंग बीइंग हमें प्लांट्स भी दिखते हैं, हमें एनिमल्स भी दिखाई देते हैं सर हमने, और कि सर हमें इंसेक्ट भी दिखते हैं लिविंग, हमने वो तो एनिमल में ही आ जाएंगे। आपने कहा सर हमें बड़े बड़े ट्री भी दिखते हैं, तो ग्रास भी दिखती है, घास, तो हमने वो सब प्लांट में आ जाएंगे। हमने सर और शायद फंजाई भी लिविंग है, हमने बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट यू आर, फंजाई आर ऑल्सो लिविंग। आपने कहा शायद बैक्टीरिया भी लिविंग है, हमने यस, बैक्टीरिया 100% लिविंग है। आपने कहा सर वायरस, तो आपने मना कर दिया, और हम भी जानते थे पहले से कि वायरस ना लिविंग है ना नॉन लिविंग है, तो हमने ठीक है। और कि सर हमने अमीबा भी सुना है कहीं ना कहीं, और हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि अमीबा कैसा दिखता है, हमने। और कुछ आपने कहा सर पैरामीशियम भी है, ऐसा दिखता है, हमने हाँ जी ऐसा दिखता है, 2 न्यूक्लियस होते हैं इस पर, और ये सीलिया भी होते हैं। कहने का मतलब देयर आर मैनी मैनी मिलियंस ऑफ लिविंग बीइंग्स, बहुत सारे लिविंग बीइंग्स हैं। कुछ हमें अपनी इन नेक्ड आई से नहीं दिखाई देते, इन खुली आंखों से, यानी बिना माइक्रोस्कोप के देखना मतलब नेक्ड आई से देखना, हमें अपनी इन खुली आंखों से नहीं दिखाई देते। कुछ ऐसे भी हैं, और कुछ हमें अपने से बड़े बड़े दिखाई देते हैं, एलिफेंट भी दिखाई देते हैं, जिराफ भी दिखाई देते हैं, ठीक है। तो अब इन सब लिविंग बीइंग को हम एक साथ कैसे स्टडी कर सकते हैं, यानी कि सबके अलग अलग करैक्टर हैं। कोई अपना फूड सिंथेसाइज नहीं करता, कोई अपना फूड सिंथेसाइज कर लेता है, फंजाई भी अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते, बैक्टीरिया कुछ कर भी लेते हैं, कुछ नहीं भी करते। कहने का मतलब इन सबको कैसे एक साथ स्टडी कर सकते हैं। फिर तो हम वही बात कर रहे हैं कि एक स्कूल में फर्स्ट क्लास से लेकर के 12th क्लास तक की क्लासेस चलती हैं, तो हम एक ही बड़े से हॉल में फर्स्ट क्लास के, सेकंड क्लास, ऐसी तमाम क्लास के स्टूडेंट बिठाकर उन्हें कैसे पढ़ा सकते हैं, कैसे हम उल्टा स्टडी कर सकते हैं। इवन हम 10th के बाद 11th, सारी 11th भी एक साथ नहीं पढ़ा सकते, आप बाकी के छोड़ दीजिए, क्योंकि 11th में कुछ आर्ट स्ट्रीम के हैं, कुछ कॉमर्स स्ट्रीम के, कुछ साइंस स्ट्रीम के हैं। तो हम ये नहीं कि 3 क्लास 11th की हमारे स्कूल में या कॉलेज में तो हम उनको स्टडी करा दें। क्यों? क्योंकि तीनों का मटेरियल अलग अलग है। साइंस में भी कोई बच्चा पीसीबी लेता है, तो कोई पीसीएम लेता है, कोई कंप्यूटर साइंस लेता है। हम साइंस के भी सारे स्टूडेंट एक साथ मिलाकर नहीं बिठा के पढ़ा सकते, हमें कहीं ना कहीं उनकी ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। हमें इस भीड़ में से, इस हॉल में से जो फर्स्ट स्टैंडर्ड के उन्हें अलग बिठाना पड़ेगा, जो सेकंड के उन्हें अलग बिठाना होगा, जो 10th के अलग, जो 9th के अलग, और जो साइंस के अलग, कॉमर्स के अलग, और आर्ट के हैं अलग। तो हमें कहीं ना कहीं ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, यानी हमें उन्हें क्लासीफाई करना पड़ा। तो हमारे साइंटिस्टों ने भी बहुत मेहनत करी और इन लिविंग बीइंग्स को ग्रुपिंग करना शुरू कर दिया। तो पहले 2 ग्रुप बनाए गए, सिर्फ प्लांट और एनिमल्स। फिर धीरे धीरे फंजाई भी जुड़ गया, धीरे धीरे प्रोटिस्टा भी जुड़ गया। अल्टीमेटली आज हमारे पास 5 ग्रुप हैं। लिविंग बीइंग को हमने 5 ग्रुप बना दिए। इन 5 ग्रुप को हम किंगडम बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड किंगडम्स। याद रखिए, लिविंग बीइंग्स हैव बीन ग्रुप्ड, हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 5 किंगडम्स। 5 किंगडम हमारे पास है, और ये नाम आप कभी मत भूलना प्यारे बच्चों। ये बुक में भी है आपकी 11th की, और ये नीट में भी कई बार पूछा जा चुका है कि हु गेव द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। किसने 5 किंगडम सिस्टम वाला क्लासिफिकेशन दिया? तो उसका नाम है R.H. विटाकर। R.H. विटाकर। यहाँ बहुत से राइटर ई भी यूज कर लेते हैं, तो R.H. विटाकर। तो R.H. विटाकर ने 5 किंगडम दिए। किंगडम फर्स्ट, किंगडम सेकंड, किंगडम थर्ड, किंगडम फोर्थ एंड किंगडम फिफ्थ। तो देर आर 5 किंगडम्स ऑफ लिविंग बीइंग्स, यानी कि जिनके करैक्टर मिलते थे उन्हें एक ग्रुप में रख दिया। जैसे हॉल में जो फर्स्ट स्टैंडर्ड के थे, चाहे कोई यहाँ हो, चाहे कोई यहाँ बैठा हो, चाहे यहाँ बैठा हो, उनको बुला करके एक ग्रुप में कर दिया।
जो 8th क्लास में तो उन्हें अलग कर दिया, जो आर्ट के थे उन्हें अलग कर दिया, साइंस के थे अलग कर दिया, कॉमर्स के थे अलग कर दिया, यानी ग्रुपिंग कर दी। लेकिन पांचों किंगडम के मेंबर में सिमिलरिटी है कि ऑल आर लिविंग बींग्स, लेकिन लिविंग बींग्स हैं, इनमें कोई डेड या नॉन लिविंग इंक्लूड नहीं हुए। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने सारे फीचर, लिविंग के फीचर जब उसके स्टॉप हो जाते हैं तब उसी को हम डेड बोल देते हैं। लेकिन बायोलॉजी का मतलब क्या है? टू स्टडी लिविंग बींग्स। डेड की स्टडी हमें नहीं करनी, वो हायर क्लास में करनी है, पर 11th लेवल पर डेथ टॉपिक ही हमारे कोर्स में नहीं है। पर आप जब अगर आपने आगे स्टडी कंटिन्यू करी बायोलॉजी तो डेथ के ऊपर पूरा एक चैप्टर भी आप स्टडी करेंगे। तो 5 किंगडम बनाए, फिर किंगडम को देख करके फिर उनको और ग्रुपिंग कर दी। ठीक है, आपने कहा क्या? हमने एक किंगडम में बहुत सारे फाइलम बना दिए। जैसे ये एनिमल किंगडम है, इसमें 11 फाइलम बना दिए। फिर फाइलम को आगे हमने किस में बदल दिया? आप सोच के बताइए। आपने कहा याद नहीं आ रहा, हमने ऐसा हो ही नहीं सकता, आपने 10th तक पढ़े हुए हैं। किंगडम भी पढ़ा हुआ है, फाइलम भी पढ़ा हुआ है, क्लास भी पढ़ी हुई है, ऑर्डर भी पढ़े होंगे, फैमिली भी पढ़ी होगी, जीनस भी पढ़ा होगा और लास्ट स्पीसीज तक गए होंगे। यानी पहले लिविंग को किंगडम में बांटा गया, फिर हर किंगडम को बहुत सारे फाइलम में, और फिर हर फाइलम को कई सारी क्लासेस में, फिर हर क्लास को ऑर्डर में, हर ऑर्डर में बहुत सारी फैमिली होती है और हर फैमिली में बहुत सारे जीनस, और एक जीनस में बहुत सारी स्पीसीज होती हैं। लेकिन 11th का जो हमारा सिलेबस है और प्लस नीट के लिए है, उसके लिए हमें सिर्फ फाइलम तक स्टडी करना है, हमें ये स्टडी नहीं करने। अब बहुत से स्टूडेंट क्या हैं, उन्हें अगर नीट के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है, अपनी मर्जी से जाकर के बुक परचेज कर लाते हैं और उसमें वो ये नहीं देखते कि नीट में कितना सिलेबस आता है और जिस बुक को मैं परचेज कर रहा हूँ उसमें कितना प्रपोज किया हुआ है। तो बहुत से बच्चे कॉलेज लेवल की बुक खरीद लेते हैं और उसमें स्पीसीज तक स्टडी होंगी। अगर आपको भी यहाँ तक स्टडी करना है हर किंगडम को, तो आपको फ्यूचर में जूलॉजी ऑनर्स पढ़ लेना चाहिए, तो आपको सब कुछ पढ़ने को मिलेगा। पूरी एक बुक होगी जिसके अंदर अलग अलग फाइलम और क्लास डिस्कस होंगी, तो आपको ऐसी बहुत सारी किताबें पढ़ने को मिलेंगी अलग अलग। लेकिन नीट के लिए हमें फाइलम के करैक्टर तक स्टडी करना है, बस 1% केस में हमें क्लास तक जाना है, अदरवाइज हमें सारी पढ़ाई 11th और नीट के लिए फाइलम तक, यानी कि अपने आप को लिमिट करना पड़ेगा। तो तैयारी हमारी क्या है? एक जर्नल सी क्वेश्चन है आपसे, अगर हम आपसे कहें हम आपका 1st से लेकर 50 तक काउंटिंग का टेस्ट लेंगे। मान लीजिए आप छोटी क्लास में थे, जब हमने आपसे कहा हम 1 से 50 तक की गिनतियों का आपका टेस्ट लेंगे। अब आप 1 से 50 तक लर्न कर ही आए तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं या नहीं है, सोच के बताइए। और अगर आप इससे कम करते हैं तो आपकी तैयारी कम है, लेकिन आप 50 तक अच्छे से लर्न कर ही आते हैं कि 48 से पहले क्या आता है, 48 के बाद क्या आता है, ठीक है। लेकिन आप में से कुछ बच्चे 55 या 60 तक स्टडी कर ही आते हैं, तो और इंटेलिजेंट हुए, वो तो बहुत मेहनती हुए कि थोड़ा सा अगर एग्जामिनर थोड़ा सा आउट ऑफ कोर्स जाके पूछे, थोड़ा सा बढ़ा के पूछे तो वो उसे भी कर देगा। लेकिन एक बच्चे ने 100 तक काउंटिंग याद कर ली, तो अब खुद सोच के बताइए, टेस्ट 50 तक है, हम 100 तक याद कर रहे हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा याद कर लें, ये समझदारी है। पर अगर हम इतना ज़्यादा कर लें, हम 11th-12th में रह कर के BSc और MSc की बुक पढ़ना शुरू कर दें, तो हम जिस एग्ज़ाम के लिए अपने आप को तैयार कर पा रहे हैं, क्या हम उसका पूरा कोर्स निपटा सकेंगे, कर सकेंगे? क्योंकि आप डबल कोर्स कैसे कर सकते हैं। और दूसरा, आपकी मेहनत इतनी तो यूजेबल है, इतनी अनयूजेबल है फिलहाल एट प्रेजेंट, तो हम आधे से ज़्यादा वो पढ़ाई कर रहे हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आएगा ही नहीं, वो आने वाला ही नहीं है। तो हमारी पढ़ाई, हमारी मेहनत, हमारी सारी दिन और रात की लगातार जागते हुए मेहनत वेस्ट चलेगी, और सेलेक्ट होने के लिए हम उतना कोर्स कवर नहीं कर सके विद इन ड्यू टाइम कि हम अच्छे से एग्ज़ाम में परफॉर्म कर सकें। तो हमें दोनों बातों को ध्यान रखना है कि हमें 1 से 50 तक, 1 से 50 तक तो करना ही है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी लेके चलना, पर इतना ज़्यादा भी नहीं लेना कि जो हमारे लिए यूजलेस हो और उसकी वजह से हमारे अदर चैप्टर टच भी ना हो सके जिन्हें कोर्स में आना है। तो सारी बातें हम आपको आज पहली क्लास में समझाते हुए चल रहे हैं, बस आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी है और तब तक ध्यान रखनी है जब तक सिलेक्शन ना करा लें आप। तो RH विटेकर ने
5 किंगडम प्रिपेयर किए लिविंग बींग्स के। पहले किंगडम का नाम है मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, फोर्थ है प्लांटी, प्लांट किंगडम भी बोल देते हैं, प्लांटी को प्लांट किंगडम भी बोल देते हैं। जैसे एनिमिलिया को भी हमने पीछे एनिमल किंगडम बोल दिया था, या रिवर्स एनिमेलिया, और इसको हम और आप एनिमल किंगडम भी कहते हैं, दोनों एक ही टर्म है। अब उन्होंने किस बेसिस पे क्लासिफाई किया, तो उन्होंने स्टडी किया कि जो मोनेरा है ये यूनिसेलुलर है, दे आर यूनिसेलुलर, प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर हैं, तो उन्होंने यूनिसेलुलर को यानी कि जो एक सेल से मिलकर बने हैं, द ऑर्गेनिज्म द लिविंग बींग्स विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, उन्होंने उन्हें सेपरेट कर दिया। और जो मैनी सेल से मिलकर बने हैं यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को उन्होंने अलग किंगडम प्रोवाइड कर दिए। तो रिमेनिंग दीज 3 किंगडम्स आर मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर। तो आपने कहा सर अगर उन्होंने मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर को देख करके ही क्लासिफाई किया तो सर 2 ही किंगडम नहीं हो जाते, एक यूनिसेलुलर का और एक मल्टी सेलुलर का। उन्होंने मल्टी सेलुलर के 3 अलग अलग क्यों तैयार किए, उन्होंने यूनिसेलुलर के 2 अलग तैयार क्यों किए? तो हमने करैक्टर और भी स्टडी किए ना, एक तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलरिटी देखी, दूसरा उन्होंने ये स्टडी किया, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, अगर ये टर्म सीखेंगे तो चैप्टर समझ में आएगा, ठीक है, या हमारी बायोलॉजी हमारी मजबूत हो जाएगी, अदरवाइज आप वीक रह जाएंगे। सेल तो आप सब जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, और इन केस ऑफ प्लांट्स, इन केस ऑफ फंजाई, outside the plasma membrane there is a hard and rigid layer, this is called cell wall. But all organisms, all living beings have no cell wall. In animal kingdom there is no cell wall, इनमें कोई सेल वॉल नहीं है, बट इन मैक्सिम के अंदर सेल वॉल है। बट सेल वॉल की कंपोजिशन में फ़र्क है, यानी कि सेल वॉल किससे बनी है, चैप्टर 9 हम स्टडी करेंगे कि किसी में सेल वॉल सेलुलोज से बनी है, किसी में काइटिन से बनी है, किसी में अदर सबस्टांसेस से बनी है, पर वो हमारा टॉपिक नहीं है, वो 9 चैप्टर का टॉपिक है। लेकिन ये एक सेल है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग बींग्स है। सेल्स को हम 2 कैटेगरी में क्लासीफाई कर चुके हैं, ये सबसे बेसिक बात है, याद रखिए। देयर आर 2 टाइप ऑफ द सेल, एक सेल ये दिखा दी, एक सेल हमने ये दिखा दी। और सेल में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल। हालांकि कुछ वायरस में आरएनए भी होता है, पर अगर हम उन कुछ वायरस को छोड़ दें तो किसी भी लिविंग पर हाथ रख दीजिए, सबके अंदर डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल मीन्स जो हमारे अंदर कैरेक्टर्स को, हमारे फीचर्स को कंट्रोल करता है। हम कैसे मार्फोलॉजिकली दिखते हैं, हमारी हाइट क्या है, हमारा कॉम्प्लेक्शन क्या है, हमारी इंटेलिजेंसी क्या है, ये सब हमारे डीएनए पर डिपेंड है, जो हमें अपने पेरेंट्स से मिला। तो ये जेनेटिक मटेरियल है, ये जेनेटिक मटेरियल है। अब दोनों सेल और सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म है, और दिस साइटोप्लाज्म कंटेन्स मैनी सेल ऑर्गेनेल्स, इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं। अब दोनों के न्यूक्लियस में जरा डिफरेंस देखिए, आप कोशिश करिए ध्यान से देखने की। आपने कहा सर इस वाली सेल में न्यूक्लियस के पास एक मेम्ब्रेन है, हमने हाँ यस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, कि सर यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। हमने न्यूक्लियस तो दोनों है, जो सेंटर में जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लियस तो दोनों है। जैसे ये 2 इंसान हैं, ये 2 छोटे बच्चे हैं, ठीक है, 1-1 साल के मान लेते हैं, 1 ईयर ओल्ड हैं। एक ने कपड़े पहने हुए हैं और एक को कपड़े अभी नहीं पहनाए गए हैं, वो भी नहा धो करके आया है बाथरूम से। तो इंसान तो दोनों हैं, दोनों ही बच्चे हैं, दोनों ही लिविंग हैं। एक के पास कपड़े हैं, इसके पास कपड़े हैं मान लीजिए, तो इसके पास नहीं है, पर पेरेंट्स के लिए तो दोनों ही बच्चे हैं उनके लिए। तो ऐसे यहाँ पर न्यूक्लियस तो दोनों हैं, बट एक के पास प्रोटेक्टिव कवरिंग है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और एक के पास नहीं है, लैकिंग है। तो सच सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स। ऐसी सेल्स को प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं, जिनके सेल के अंदर, किन सेल्स को बोलते हैं, यानी जिन सेल के
न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। तो सेल को तो बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, ऐसे न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? सच न्यूक्लियस दैट लैक्स द सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। दिस इज नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ऐसे न्यूक्लियस को नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस कहते हैं दैट लैक्स द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एंड ए सेल हैविंग नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स वो हैं जिन पर इस तरह का न्यूक्लियस हो। बट दिस न्यूक्लियस दैट possesses द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, तो इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। और ए सेल हैविंग वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड मीन्स हैविंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सच सेल्स आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल्स। इनको क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। एक है तो सेल और एक से ज़्यादा है तो सेल्स। तो देर आर टू टाइप ऑफ द सेल्स इन द नेचर, यानी लिविंग बींग्स या तो इस तरह के सेल से मिलकर बने हैं या इस तरह के सेल से मिलकर बने हैं। अगर हम कहते हैं कि ह्यूमन इज यूकैरियोट, तो इसका मतलब ह्यूमन इज मेड अप ऑफ यूकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल मीन्स ईच सेल हैविंग वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो उन्होंने इसे भी स्टडी किया। तो पांचों किंगडम में सिर्फ मोनेरा आर प्रोकैरियोटिक, ये प्रोकैरियोटिक है, जबकि ऑल आर यूकैरियोटिक। तो सोच के बताइए पहले, क्या प्रोटिस्टा को और मोनेरा को एक ग्रुप में रखा जा सकता था सिर्फ एक कैरेक्टर देखकर कि यूनिसेलुलर है? पर उनकी नेचर तो अलग है, एक प्रोकैरियोटिक है और एक यूकैरियोटिक है। इसे नोट करिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सब क्या है? यूकैरियोटिक, ऑल आर यूकैरियोटिक, ओनली मोनेरंस, मोनेरंस मीन्स द मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा इंक्लूड बैक्टीरिया। Only monerans are prokaryotic in nature, otherwise all living beings are eukaryotic in nature। और बाकी सब कौन है? यूकैरियोटिक है। All animals are eukaryotic। आपने कहा सर फिर एक क्वेश्चन माइंड में आ गया, ये तो समझ में आ गया इन दोनों को नहीं रखा जा सकता था, पर इन तीनों को तो रखा जा सकता था ना। हमने कहा नहीं रखा जा सकता था, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि प्लांट ग्रीन दिखते हैं क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट है, और क्लोरोफिल पिगमेंट आप जानते हैं क्लोरोप्लास्ट में है। तो जिनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट है, क्लोरोप्लास्ट है, दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ये अपना फूड बना सकते हैं। तो जो अपना फूड बना सकते हैं उन्हें ऑटोट्रोफिक कहते हैं। तो बताइए, ये ऑटोट्रोफिक है, जबकि फंजाई अपना फूड नहीं बना सकते, इन्हें दूसरे से फूड लेना होता है अगर सर्वाइव करना है। जैसे हम और आप भी, हम एनिमल्स भी अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाते अपनी बॉडी में, बिकॉज हमारे पास भी प्लास्टिड नहीं है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट नहीं है, यानी कि क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी में अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाते, द ऑर्गेनिज्म्स विच कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड इन आवर बॉडी, such organisms are called heterotrophic organisms. And the living beings which can synthesize their organic food through the photosynthesis or any other process like chemosynthesis, they are called autotrophic। तो जो अपना फूड बनाए, चाहे प्रोसेस फोटोसिंथेसिस हो चाहे कीमोसिंथेसिस हो, दोनों डिटेल में आएंगे आपके पास चैप्टर 14। तो वो ऑटोट्रोफ्स हैं। तो जो ना बना सके वो हेटरोट्रोफ्स हैं, इसलिए हमें बाहर से फूड लेना होता है। हम प्लांट भी खा सकते हैं, हम एनिमल भी खा सकते हैं, हम दोनों भी खा सकते हैं। तो ऐसे ही फंजाई भी हेटरोट्रोफिक है, हेटरोट्रोफिक, ये भी अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाती, इसलिए फंगस या तो किसी लिविंग पर यानी इवन ह्यूमन पर फंगस लग जाती है। आप जानते हैं रिंगवॉर्म, दाद खुजली, रिंगवॉर्म मतलब दाद खुजली, तो फंगल डिसीज है। तो फंगस हम लिविंग से न्यूट्रेंट लेती है। आप जानते हैं डैंड्रफ हो जाता है बालों में, तो क्यों? क्योंकि वो सिर की खाल से क्या ले रही है? फंगस न्यूट्रेंट ले रही है। फिर हम कुछ ऐसा सॉल्यूशन या मेडिसिन लेते हैं जो उस फंगस को मारे। तो फंगस पैरासाइट की तरह भी जीती है, यानी किसी लिविंग से न्यूट्रेंट लेना मतलब पैरासाइट की तरह जीना। फंजाई डेड एंड डिकेइंग से भी न्यूट्रेंट ले लेती है। तो जो भी हेटरोट्रोफिक है उसे कहीं ना कहीं से फूड का अरेंजमेंट करना पड़ेगा।
इसलिए हम इन तीनों को कैसे रख सकते थे, ये ऑटोट्रोफिक है जबकि फंजाई और एनिमल हेट्रोट्रोफिक है। तो आपने कहा सर इसे नहीं रख सकते थे, इन दोनों को तो रख सकते थे ना सर। फंजाई और एनिमल्स कैन बी कंबाइंड टुगेदर इन ए सिंगल किंगडम बिकॉज बोथ आर मल्टीसेलुलर, बोथ आर यूकैरियोटिक, बोथ आर हेट्रोट्रोफिक। हमने बेटा नहीं, फंजाई के अंदर फंजाई की जो सेल्स होती हैं, थ्रेड होते हैं, वो फिलामेंट लंबे लंबे होते हैं। तो आप यूट्यूब पर रॉयल अकेडमी बाय डॉक्टर सुशील शर्मा निकालिए और हाइफा आज ही स्टडी कर लीजिए, पूरा फंजाई का स्ट्रक्चर उसमें हमने एक्सप्लेन किया हुआ डिटेल में जाकर के, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जरूर देखना आज। तो फंजाई के जो थ्रेड होते हैं, यानी फंजाई धागों से मिलकर बनी होती है, यानी इसकी सेल इलोंगेटेड होती है, आप ऐसे समझ लीजिए। तो फंजाई के पास सेल वॉल है, एनिमल के पास सेल वॉल नहीं है। तो कैसे हम दोनों को एक साथ रख सकते हैं? बेशक बोथ आर मल्टीसेलुलर, बोथ आर यूकैरियोटिक, बोथ आर हेट्रोट्रोफिक, बट फंगल सेल possesses द सेल वॉल while एनिमल सेल्स लैक द सेल वॉल। तो इसलिए पांचों अलग अलग किंगडम हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेन, एनिमेलिया। लेकिन अब हमने चैप्टर की हेडिंग डाली थी एनिमल किंगडम, तो आपको समझ में आ गया होगा एनिमल किंगडम में जो लिविंग बींग्स हैं, एनिमल किंगडम में जो इंक्लूड है लिविंग बींग्स, वो मल्टीसेलुलर हैं, यूकैरियोटिक हैं, हेट्रोट्रोफिक हैं, और साथ में उनके पास सेल वॉल नहीं है। बात समझ में आ गई? नंबर 1, जो जो एनिमल किंगडम में इंक्लूड है उन्हें हम क्या बोलते हैं? एनिमल्स। द मेंबर्स ऑफ एनिमल किंगडम आर कॉल्ड एनिमल्स। इट मीन्स ऑल एनिमल्स आर मल्टीसेलुलर, ऑल एनिमल्स आर यूकैरियोटिक, ऑल एनिमल्स आर हेट्रोट्रोफिक। जल्दी से पहले से नोट करिए, फिर आगे स्टडी करते हैं। नोट करिए। ये दोनों पॉइंट एक ही है, नोट करिए।
एनिमल किंगडम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 11 फाइलम। एनिमल किंगडम में 11 फाइलम हैं और प्लूरल वर्ड है फाइला। कौन कौन से फाइलम हैं नोट करिए।